मेरे प्यारे दर्शकों का आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का नमस्कार। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से लेकर क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से लेकर कामाख्या तक, लक्षद्वीप से लेकर लेह तक, जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। साथ ही शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करें देश की बहस माननीय जनता और मेहमानों के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया वो है पीएम मोदी के नेशन फर्स्ट आह्वान पर क्या दूसरे दल फीके पड़ेंगे। इससे 70% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नए मंदिर की नींव रखते हुए पीएम ने स्वामी विवेकानंद के मंत्रों का जिक्र कर इंडिया फर्स्ट का नारा बुलंद किया। उन्होंने कहा अगले 25 सालों में देश हित में खप जाना है। पॉलिसी पॉलिटिक्स अलग अलग हो सकती है मगर देश हित के लक्ष्य में मतभेद नहीं होना चाहिए। गुरु नानक जी की सीख से उन्होंने किसानों को संदेश भी दिया कि नीतियों में बदलाव हो सकता है मगर संवाद कायम रहना चाहिए। इधर मौजूदा संसद से 3 गुना बड़े नए संसद भवन की आधारशिला रखी जा रही है। उधर बंगाल की राजनीति में एक फिर हिंसक चैप्टर दिखा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव हुआ। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर पथराव का आरोप लगाया तो मैदान में ममता भी उतर आई। देखिए बंगाल में क्या हुआ। प्रजातंत्र का ये भी एक रंग है जो बंगाल ने देखा और प्रजातंत्र का दूसरा वो रंग है जो एक प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी शामिल है उसकी आज नींव रखी गई भारत के अंदर। और दुनिया का सबसे बड़ी पंचायत यानी भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसके मंदिर की नींव रखी गई। देखिए क्या कुछ हुआ वहां पर। और पॉलिटिक्स का दूसरा रंग दिखा बंगाल में। वहां क्या दिखा, दोनों अलग अलग रंग हम आपको दिखाते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर बहस होगी। क्या लंबी लकीर खींच दी है मोदी सरकार ने? क्या अपोजिशन पार्टी इस लकीर को मिटा पाएंगी या मोदी या भारतीय जनता पार्टी से बड़ा अपना कद लोगों के परसेप्शन में बना पाएंगी? इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। क्या बीजेपी के 24/7 पॉलिटिक्स का विरोधियों के पास जवाब है? आपने देखा एक तरफ संसद भवन की नींव रखी जा रही थी, दूसरी तरफ बंगाल के अगले चुनाव की बड़ी जोर शोर से तैयारी हो रही थी। आप हाँ या ना में हमें वोट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। हम इस शो के दौरान आपके जवाब भी दिखाएंगे कि देश की बहस के दर्शक क्या सोचते हैं। इसके अलावा कार्यक्रम के बारे में अगर कोई राय है, सुझाव है, शो में शामिल होना चाहते हैं तो एक छोटा सा व्हाट्सएप बनाकर मुझे 9711002266 पर दे दीजिए। सवाल ये है नई इमारत का विरोध क्यों? अगर ये लोकतंत्र का मंदिर है तो उसके लिए विरोध के स्वर क्यों? सीधे मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं, मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, जाना माना चेहरा है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी जी हैं, प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ राजनीतिक विचारक हैं, मेरे साथ अनिर्बान बैनर्जी हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और टीएमसी के सपोर्टर हैं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता हैं, मेरे साथ शांतनु गुप्ता है, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले अखिलेश जी मैं शुरुआत आपसे करता हूं। अगर आज लोकतंत्र के मंदिर जिसको बनाने में कांग्रेस का दशकों का इतिहास रहा है, जिसमें कहा जाता है कि भाई सेंट्रल हॉल में नेहरू जी ने भाषण दिया था ट्रस्ट विद डेस्टिनी, आज भी उसको ऐतिहासिक भाषणों में से एक माना जाता है। आप इसको कह रहे हैं कि घमंड में चूर करके संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। इसका तो आपको स्वागत करना चाहिए कि भारत में एक नया परिवर्तन हो रहा है और अगले 100 सालों की नीड्स को देखते हुए संसद भवन को बनाया जा रहा है। अखिलेश जी, ये परिवर्तन हो रहा है क्या? आवश्यकताओं के अनुरूप सरकारें काम करती हैं और हमारे मोदी जी जो है सेवक नहीं सुल्तान के जैसे व्यवहार करने लगे हैं। क्या आवश्यकता थी इतना पैसा आज खर्च करने की? या नया पार्लियामेंट भवन बनाने की आवश्यकता थी? आज वो पार्लियामेंट भवन क्या जर्जर या गिरने के हालात में है क्या? सर कांग्रेस ने भी यही कहा था। सर मुझे 10 साल का यूपीए शासन याद है, आप भी नया संसद भवन बनाना चाहते थे। आपको भी पता है कि वो संसद भवन अब नया बोझ नहीं ले सकता। आपको सदस्यों की संख्या 2026 तक बढ़ानी होगी, सबको पता है ये। देखिए ये सब बातें करके जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता आदरणीय मोदी जी के कृत्यों का। आज इकोनॉमी हमारी सबसे बदतर हालत में है। आज हमारा रेवेन्यू कलेक्शन बुरी हालत में 1/3 होता जा रहा है। मोदी जी अपने लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदेंगे, संसद भवन बनाएंगे, कहना किसी का मानेंगे नहीं। सर मोदी जी का बजट कम कर देंगे। देश का है मोदी जी का हवाई जहाज, थोड़ी देश का है।
सर ये मेरा और आपका भी देश का- पैसा है, आप भी टैक्स देते हैं, मैं भी टैक्स देता हूं। हमें बोलने दें। देश की डिफेंस भी है, सेनाएं भी देश की हैं। माउंटेन कोर सिर्फ इसलिए रोक दिया गया, अगर माउंटेन कोर आज पूरा खड़ा किया तो चीन की इतनी गुस्ताखी नहीं होती। यह कह के रोका गया कि बजट नहीं है, पैसे नहीं है। पता है आप कौन है? 90,000 सैनिकों की 64,000 करोड़ की जो बजट थी, उसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए जारी हो चुके थे कांग्रेस के समय, और इनके समय रोक दिया गया। नेवी एयरफोर्स के, नेवी के तो सारे हाथ रोक दिए गए, एयरफोर्स के पैसे कम कर दिए गए, डिफेंस के पैसे कम कर दिए गए। तमाम प्रोजेक्ट 200-250 से ऊपर प्रोजेक्ट ऐसे हैं, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट पे चले जाइए, जो पैसे की कमी का रोना रोके नहीं पूरे हो पा रहे हैं। लेकिन मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होगा। कहते हैं देश का पार्लियामेंट है, राष्ट्र, अहंकार इतना कि अपने अलावा किसी को साथ में नहीं रखेंगे। राष्ट्रपति थे क्या? ये मोदी जी का पार्लियामेंट था क्या? उपराष्ट्रपति थे क्या? स्पीकर थे क्या? ये जो दम्भी अहंकारी सल्तनतें हुआ करती सर थी स्पीकर तो सम्राटों थे की, सर, वही उपसभापति भी थे, देखिए। जो संसद का प्रोटोकॉल था वो पूरा था। देखिए, बात यही मैं कह रहा हूं ना कि एक राजा वही अच्छा होता है, प्रधानमंत्री भी अच्छा होता है कि प्रायोरिटी के अनुसार, या घर का मुखिया भी वो अच्छा होता है कि प्रायोरिटी के अनुसार अपनी जो आय है उसके खर्च करे। अब आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपकी प्रायोरिटी, जैसे मायावती थी, वो मूर्तियां बनवाने लगी थी, पत्थरों के महल बनवाने लगे थे। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं ना, आपके पास प्रोजेक्ट जो है, कौन से प्रोजेक्ट गिना रहा हूं? सबको आवास योजना रुकी पड़ी है। 2021 तक 20 तक सबको आवास 2 करोड़ देने को बोले थे, अभी तक 75 लाख भी नहीं बन पाया। 6 साल होने जा रहे हैं और रुकी पड़ी है। स्मार्ट सिटी योजनाएं रुकी, इन्हीं की योजनाएं हैं, रुकी पड़ी हैं। ये बुलेट ट्रेन रुकी पड़ी है, मात्र 6,000। नमामि गंगे रुकी पड़ी हैं। दर्जनों इन्हीं की योजनाएं हैं, घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन पैसे के शॉर्टेज के नाते रुकी पड़ी हैं। मैंने आपको गिनाया डिफेंस का, हमें सबसे मजबूत आज नेवी को करना है, उसका 20,000 करोड़ का बजट। चलिए, मैंने बहुत वक्त दे दिया अखिलेश जी, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली। मैं प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी, क्या मोदी जी अपना घर बनवा रहे हैं? वो कह रहे हैं संसद नहीं बनवा रहे हैं, सत्ता के अहंकार में हैं, अपने साथ किसी को नहीं रखना चाहते, इसीलिए बाकी लोगों को नहीं बुलाया गया। मेरा मेन कहना था कि प्रायोरिटीज होनी चाहिए। ठीक क्या है, करना मैं है। ये भी सवाल पूछ लेता हूँ, आपके और सवाल को पूछ लेता हूँ। आपकी प्रायोरिटीज गलत है। मायावती जी ने पत्थर की मूर्तियां लगवाई, आप संसद भवन बनवा रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रायोरिटी है, हमारा डेवलपमेंट प्रायोरिटी है। इन दोनों को कट करके मोदी जी अपने निजी इंटरेस्ट की चीजें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके शो का संचालन नहीं कर रहे हैं। ये सेकेंडरी चीजें कि किसको बुलाए किसको नहीं बुलाए, ये कोई मायने नहीं रखता है। इतने हताश हैं से कि संबंधित आपके शो की एंकरिंग भी खुद ही कर लेना चाहते हैं। हमारे विकास में कटौती कर दें जिसकी आवश्यकता है। आप जीएसटी रिटर्न नहीं दे रहे हैं। सर आप 12 मिनट से लगातार बोल रहे हैं अखिलेश जी, क्या आपके पॉइंट्स खत्म नहीं हुए? 12 मिनट से लगातार। प्रेम शुक्ला जी, मुझे बताइए, आपकी प्रायोरिटीज गलत है, आपने सब कुछ रोक दिया और नया संसद भवन बनवा रहे हैं, ये आरोप है अखिलेश जी का। देखिए, अखिलेश प्रताप सिंह उस गुलाम मानसिकता के प्रतीक हैं जो विदेशी जो है नेतृत्व के चरणों को पखारने में ही स्वयं को धन्य पाता है, जिसको लगता है कि उसको अपना अध्यक्ष भी इंपोर्ट करना चाहिए। ऐसे में उसको तो विरोध होगा, क्योंकि भारत के 75वां, जब भारत के स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही होगी, तो भारत का अपना संसद होगा, भारतीयों द्वारा बनाया गया संसद होगा, भारत के लिए बनाया गया संसद होगा, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक संसद होगा। देखिए, अमेरिका में भी अपनी स्वतंत्रता के बाद अपना संसद बनाया गया। ब्राजील ने तो 70 वर्ष बाद बना, जैसे हम 75वें वर्ष में बनाने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बनाया। और जो कह रहे हैं साहब मंदी है और लोगों के पास पैसे नहीं है, इनकी जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि वैसे भी कांग्रेसियों का ज्ञान जो है वो उनके नेता की तरह ही अल्प है, उनको कानून और विधेयक में भी अंतर नहीं पता होता है। ऐसे विद्वान लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके हुआ करें,
जिनको कानून और विधेयक का अंतर भी नहीं पता हो, गाजर और मूली का अंतर भी नहीं पता हो, कैमरा खरीद लो, गधे और घोड़े का अंतर भी नहीं पता हो, ये जरा बदतमीजी से कहिए, जरा शांत रहे, बीच में ना बोले। नहीं, मैं अभी इनकी जो है कंबल चोरी की घटनाओं से शुरू करूंगा, अभी इनकी कंबल चोरी से आऊंगा, मैं शुरू करूंगा। राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता मुझे हंसी आ रही है। मैं आपसे बीच में नहीं बोल रहा था, आप सतत रेंक रहे थे, बता रहा था आप सतत रेंक रहे थे, लेकिन मैं उसको बहुत शांति से, गंभीरता से, मैं रेंकने को भी गंभीरता से सुन रहा था। आप कृपा करके सुन लीजिए, थोड़ा संयम बरतिए, थोड़ा धैर्य रखिए। हम समझ रहे हैं आप कुंठित हैं, हताश हैं, बौखलाहट में हैं, लेकिन कृपया सुन, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, फिर आप अपशब्द बोलने लगते हैं। कृपया सुन लीजिए भाई। हम चीयर लीडर भी चिल्लाने लगे, चीयर लीडर भी चिल्लाने लगे क्या? अरे भाई दीपक जी, मेरी बारी है, मुझे मेरी बात रखने दीजिए। विवेक जी और अखिलेश जी, प्रेम शुक्ला जी बोलिए। हताश, निराश, कुंठित प्रजाति के लोग जो है अत्यंत पीड़ित, प्रताड़ित अवस्था में बैठे हुए हैं। जरा सुन लिया जाए, थोड़ा धैर्य रख लिया जाए, थोड़ा संयम। हालांकि मैं जानता हूं संयम आपके लिए कठिन है, धैर्य आपके लिए कठिन है, दुर्लभ है, क्योंकि आप अत्यंत हताश हैं। हताशा के दौर में, अवसाद के दौर में लोगों से इस तरह से बौखलाहट भरी बातें होती है। शांति से सुन लीजिए। देखिए 1940 के दशक में जापान पर जब परमाणु बम फेंक दिया गया और वहां की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, तो क्या किया जापान ने? टावर ऑफ टोक्यो बनाया। भाई भी बैठे हैं। 1930 के ग्रेट रिसेशन में अमेरिका ने क्या किया? कहां पहुंच गए? $3 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया। ये लेकिन ये लोगों को कैसे समझ में आया? सुन लीजिए, कैसे समझ में आया भाई साहब? क्योंकि हम जो है, हम पूरे विश्व के स्वयं के गौरव को, स्वर्ण जटित गौरव को विश्व के समक्ष रखेंगे, आत्मनिर्भर भारत को विश्व के समक्ष रखेंगे। तो ये कटोरा छाप लोग जिन्होंने भारत की में सपेरे की, कटोरे की बना रखी थी, ऐसे कटोरे इच्छा है कि मृत्यु के बाद भी उनके नाम का कौन चीख रहा है? इसीलिए क्यों चीख रहे हैं जनाब? ये प्रायोरिटी ये कौन चीख रहे हैं भाई? मोदी साहब, ये क्या हुआ इनको? इनको क्या हो गया? ये शांति, 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 संयम, संयम, संयम। आपका समय आएगा। अरे विवेक श्रीवास्तव जी, मोदी साहब क्या अपना प्राइवेट घर बनवा रहे हैं? आप ऐसा बोल रहे हैं, अपनी प्रशंसा के लिए कर रहे हैं। मुझे बताइए, क्या प्रधानमंत्री को इस देश के लिए निर्णय लेने का अधिकार नहीं है? जनता को पता लगे कि विवेक नाम की जो नरेंद्र मोदी क्रिया है वो आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होती है। कई बार जवाहरलाल नेहरू के नाम से सपने आते हैं, तो उनकी इच्छा है। आपको किसके नाम से आते हैं? नाम का जयघोष हो तो मेरे नाम का जयघोष क्यों ना हो? क्यों रे विवेक? तो वो डेवलपमेंट तो कर नहीं पाए। हो गया कोई क्रिएटिविटी है नहीं। ऐसी मिर्ची क्यों लग गई आपको? चलो पार्लियामेंट हाउस, भारत के आत्मनिर्भर भारत का महंगे कपड़े ही पहन लो, बन जाएगा। सेशन करवा लो, चीन के चापलूसों की राष्ट्रपति की जाते चाटुकारिता ही कर लो। चीन के थोड़ा संयम रखे सर। हम इस देश के महान, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर बात कर रहे हैं। मैं संयम की उम्मीद करता हूं देश की वरिष्ठ राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं से। विवेक जी, क्या हो गया है आपको? क्या हो गया है आपको? आज सीधा चलता हूं लक्ष्मी शर्मा जी के पास जयपुर में। लक्ष्मी शर्मा जी, मुझे बताइए, अपोजिशन पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी अपनी प्रसिद्धि के लिए संसद बनवा रहे हैं। संसद देश की है या मोदी जी की? ये बताइए। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे इतने बड़े प्रोग्राम में आने का अवसर प्रदान किया। और मैं राजस्थान की बेटी लक्ष्मी शर्मा आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैं आपके प्रोग्राम्स काफ़ी देखती हूँ और उनसे बहुत इंस्पायर होती हूँ, तभी आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगी कि संसद मोदी जी की नहीं है, संसद जनता की है और भारत की है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी वाले अपोज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि विरोध करना है उनको? एक्चुअली है ना सर, अपने सबको है ना अपनी अपनी पार्टी का नाम ऊंचा करना है और है ना सब अपने अपना फायदा देखते हैं, इसीलिए ये बोल रहे हैं ऐसे। और इनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए बहस करने के लिए, इसीलिए ये सब कोई ना कोई मुद्दा बना के मोदी जी पर अंगुलियां उठा रहे हैं। ठीक है, सीधे मैं चलता हूं अवनीश अवस्थी जी के पास। अवनीश जी, मतलब विवेक जी में तड़प दिखाई दे रहे हो, अखिलेश जी लॉजिक ढूंढ रहे हैं कि कैसे इसका विरोध किया जाए। आपको मेरिट लगती है देश, ये संसद मोदी जी की या देश की है? दीपक जी, मैं जवाब देने से पहले आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप एक एक्सक्लूसिव बहस करिए
कि यूपीए के समय में देश में रक्षा में कितनी बढ़ोतरी हुई, हमारे रक्षा संसाधनों में, और उसके पश्चात 2014 से लेके आज तक कितनी हुई। गवाह इस बात की गवाह सत्य है, तथ्य है कि 75,000 बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं ली गई क्योंकि बजट कम है। और जिस हवाई जहाज की बात कर रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह, उस हवाई जहाज का ऑर्डर किसने दिया था ये तो बताएं ना, और उसको नहीं लेते तो उसको कितनी पेनल्टी पड़ती ये भी बताएं ना। आप कौन है? और विवेक श्रीवास्तव चीयर लीडर, चीयर एक सेकंड अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश प्रताप सिंह, अपनी बात कहने का अधिकार है सर, ये प्रजातंत्र है। आज ही हमने सुना दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र है। 5 दिन का असला रह गया था सिर्फ, आपत्ति नहीं है, 5 दिन का असला रह गया था सिर्फ युद्ध के समय का। इनकी बात का फिर बोले ना बीच में, बोले बीच में, बोले बीच में, बोले बीच में, झूठ जब पकड़ा गया तो चुप नहीं रहा गया ना। जब झूठ पकड़ लिया आपका बापू के तो और जहां तक तो मैं दीपक चौरसिया सिर्फ इतना कहूंगा, इस संसद भवन में उससे कम पैसा लग रहा है जितना केरल सरकार में वामपंथी पार्टी ने गोल्ड की स्मगलिंग से कमाया है। जितनी देश का पैसा चोरी किया है ना सोने की स्मगलिंग से, उससे कम पैसा लग रहा है। आज हम आरएसएस का रजिस्ट्रेशन है कि हमें भविष्य इनकम टैक्स रिटर्न देती है। आज जिस दिन 2026 में जिस समय संसद भवन की जरूरत पड़ेगी, बड़े उस समय नहीं बन सकता, उस समय टेंटों में संसद भवन की कार्यवाही नहीं होगी। आज हमें सोचना है कि 2026 से पहले एक ऐसा भवन निर्माण तैयार करना है। आज हमें सोचना है कि बॉर्डर पर कैसे रोड तैयार होने हैं जो रोक दिए गए थे। आपको मालूम है ना कि बॉर्डर पर चीन को खुश करने के लिए बॉर्डर पर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर दिए गए थे। मोदी जी से चीन को नहीं चाहिए कांग्रेसियों को, मोदी जी से चीन को खुश करने के लिए, चीन को खुश करने के लिए सड़कें तक नहीं बनाई गई वहां पर। खुश करने के लिए मोदी जी से कहिए कि चीन का नाम ले सड़कें तक नहीं बनाई गई बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, जो पिछले 4 या 5 साल में बनी है। सिर्फ सांप्रदायिकता की बात करिए दीपक जी, आप बिल्कुल शोभा करके, और मुझे नहीं, किसी भी राजनेता को नहीं, सिर्फ सैन्य अधिकारियों को बुलाइए और सैन्य अधिकारी ये आपके सामने खुलासा करेंगे यूपीए के 10 साल के शासन में भारत की रक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर हुई और पिछले 6 सालों में भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी हुआ। ठीक है अनिर्बान जी, मैं बंगाल के मुद्दे पर आऊंगा क्योंकि ये भी बेहद दिलचस्प है। अनिर्बान जी, विवेक जी, मैंने आपका नाम एक भी बार नहीं पुकारा, लेकिन डिबेट में, पूरी डिबेट में आप सबसे ज्यादा बोले हैं। तो अगर आपको प्रेम शुक्ला जी चीयर लीडर बोलते हैं तो कुछ गलत नहीं है। मैं क्या करूं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, नाचना है आपको, बस किसी का भी आर्गुमेंट है, नाचना है आपको। आकांक्षी हो जाए तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप सुनिए, एक महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री है तो महत्वाकांक्षा कौन सी गलत चीज है? अरे भाई, महत्वाकांक्षा रखना क्या गलत चीज है? अपने देश के लिए महत्वाकांक्षा रखना विवेक जी क्या गलत चीज है? देश में नई संसद बनाना क्या गलत चीज है? मुझे बताइए ना, एक लॉजिक दीजिए आप, एक लॉजिक दीजिए, एक लॉजिक दीजिए कि क्यों नहीं बननी चाहिए देश में नई संसद। नाचने का मौका नहीं गंवाने वाले, नाचेंगे। पार्लियामेंट उद्घाटन करते हैं, नरेंद्र मोदी हर जगह पहुंच जाते हैं जहां उनका नाम। अरे देश का प्रधानमंत्री है, वो नहीं जाएंगे तो विवेक श्रीवास्तव जाएंगे क्या? वो नहीं जाएंगे तो विवेक श्रीवास्तव जाएंगे क्या? 6 महीने के अंदर और नौकरियां चली जाएंगी। अरे 6 महीने के बाद सरकारी मुलाजिम को सैलरी देने का पैसा नहीं है सरकार के पास। मोदी जी उद्घाटन हालात, आप भी हैं, मैं भी हूं, देख माओ को बुलाएं। सर आप भी हूं, मैं भी हूं, देख लेना। आप भी हूं, मैं भी हूं। 6 महीने बाद इनकी बाइट रिकॉर्ड करके रख लीजिए। 6 महीने बाद सरकार के पास सैलरी देने का पैसा नहीं होगा। आज से ठीक 6 महीने बाद विवेक श्रीवास्तव जी ये बाइट सुनाऊंगा। मोदी साहब के मन में कॉम्प्लेक्स है कि भाई दिल्ली में राजीव चौक तो किसी और के नाम पे है। आपके मन में क्या है? आपके मन में कौन सा कॉम्प्लेक्स है? काम तो कर लो। मोदी साहब का कॉम्प्लेक्स आप समझ जाते हैं, अपने मन का कॉम्प्लेक्स नहीं समझ पा रहे। मैं सीधे चलता हूँ शांतनु का। शांतनु, क्यों नहीं समझ पा रहे अपने मन का कॉम्प्लेक्स? विवेक श्रीवास्तव जी बताइए। सांप्रदायिक सरकार का विरोध करते हैं, ज्यादा सुन लिया आपको। हम सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं, सांप्रदायिक प्रधानमंत्री आते हैं, सांप्रदायिकता पे आते हैं। ये कॉमेडी शो में है क्या? नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इंडिपेंडेंस के बाद पैदा हुए। उन्हें कोई कॉलोनियल हैंगओवर नहीं है, उन्हें कोई कॉलोनियल हैंगओवर नहीं है। और ये इसका प्रतीक है कि कैसे हम उसके आगे बढ़ रहे हैं।
देखिए, उन्होंने खुद बताया 100 साल पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है, उसको अब थोड़ा विश्राम देना चाहिए। भारत की संसद पहली संसद है जिसमें पार्लियामेंटेरियन के लिए ऑफिस नहीं है, वो अपने घरों में मिलते हैं लोगों से, तो यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन के लिए ऑफिस होंगे। अब जैसे आपको पता है 2026 तक डिलिमिटेशन अलग होगा, सीटें भी बढ़ेंगी, उसके लिए वृहद व्यवस्था की जरूरत है। तो इसमें तो सबको एक खुशी का माहौल बनना चाहिए। भारत एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, एक खुशी का माहौल होना चाहिए, सारी पार्टियों को मिलकर जाना चाहिए। इसमें भी विवाद, अगर किसी को भारत के बजट की थोड़ी सी भी समझ हो, 1000 करोड़ क्या होता है? भारत का जो 26-27 लाख का बजट है उसका 0.03% होता है। अब वो कहते हैं इसमें ये नहीं बनेगा, उसमें वो भी नहीं बनेगा। एम्स भी बन रहे हैं, 13 एम्स कमीशन है, और ये जो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनेगी, इसमें काम कौन करेगा? भारत का इंजीनियर करेगा, भारत का कॉन्ट्रैक्टर करेगा, भारत का मजदूर करेगा, तो उसके आपकी नौकरियां भी आएंगी। तो अरे आप जैसे बड़े नेता केवल ये कहने के लिए विरोध करना चाहिए, फिर मूर्तियां भी बना लो। ये मोदी का महल है, इन्होंने मायावती की तरफ पार्क भी बनाइए, सब बनाइए, फिर आप करिए बर्बाद पैसा। नहीं करिए बर्बाद पैसा। मोदी का अरे महल है, मोदी साहब चाहते हैं, मान भी लिया है। हाँ। ये मोदी का महल है, मोदी आप सुन लीजिए, तो ये मोदी का ही महल है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ठीक है भाई। नरेंद्र मोदी अच्छा, अपना नाम मैं सीरियस सवाल की तरफ जा रहा हूँ। अनिर्बान जी, क्या आप भी अखिलेश प्रताप सिंह जी और विवेक श्रीवास्तव की तरह ये मानते हैं कि ये संसद नहीं बनना थी बंगाल पे उससे पहले, और आपको भी लगता है मोदी जी फिजूल खर्ची कर रहे हैं देश की संसद बनाकर, जो सिर्फ मैं कहूं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद सिर्फ 971 करोड़ रुपए में कुछ नहीं होता। 971 करोड़ इंडियन इकोनॉमी के लिए 0.03% है भारत के बजट का। जब इंडियन इकोनॉमी पॉजिटिव में चल रहा था, पॉजिटिव +7 +8 ऐसा चल रहा था, तब ये पैसा ठीक था। लेकिन अब -23% में ये लोग पहुंचा चुके हैं। इतना खराब हाल जो हो चुका है इकोनॉमी का। भाई साहब, आज प्याज 100 रुपया किलो बिक रहा है, पेट्रोल 90 रुपया किलो है, आलू कोई खरीद नहीं पा रहा है, तो हम पहले खाए या संसद भवन का उद्घाटन करें? तो सरकार का सर, आज आपने खाना खाया? अनिर्बान जी, आज आपने खाना खाया? अरे भाई साहब, हमने खाया, जो खाया करते थे उससे आधा खाया। अच्छा, तो आधा पेट, आज आलू खाया आपने? आधा पेट खा के नहीं खाया, नहीं खरीद सकता हूँ मैं। आलू खाया आपने? तो पैसे नहीं हो, आम आदमी नहीं खरीद पाया। मैं प्याज खाया आपने? नहीं खाया। तो माछेर झोल तो खाया ही होगा? नहीं खाया सर। अब माछेर झोल जो है वो बंगाल में मछली के ऊपर बीजेपी का कंट्रोल अभी तक नहीं है, इसलिए खा पाया। जब ये कंट्रोल करने लगेंगे नहीं खा पाऊंगा। यही तो सिंपल लॉजिक है भाई साहब। ये लोगों ने आलू पर, प्याज पर, पेट्रोल पर कंट्रोल डाल लिया तो आम आदमी का पॉकेट पे आग लग चुका है। तो ये प्रायोरिटी जो सरकार का है ये गलत है। पहले जब संसद जो भवन जो है आप कह रहे हैं देश के लिए है, तो हम जो आम नागरिक हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो युवा बेकार भटक रहे हैं, वो भी तो देश है। पहले लोगों के बारे में सोचिए। लोग अच्छा, अनिर्बान जी बताइए, आप टीएमसी के सपोर्टर हैं, ममता बनर्जी ने पिछले 10 साल में कितनी नौकरियां दी, ये भी बता दीजिए थोड़ा। मैं आपको वो एम्प्टी स्टैटिस्टिक्स नहीं बताऊंगा कि साल में 2 करोड़ है नहीं स्टैटिस्टिक्स तो क्या बताएंगे आप? अरे सर, है नहीं स्टैटिस्टिक्स तो क्या बताएंगे आप? मैं आपको गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक बताता हूँ। ये यूनियन गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक है। लास्ट 4 साल में, मैं 4 साल का आप बताता हूँ, बंगाल जो रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में टॉप 5 में रह चुका है। अच्छा। सारे बीजेपी रूल स्टेट से ऊपर है। ये यूनियन गवर्नमेंट का जो डेटा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये कोई मतलब आप यूनियन गवर्नमेंट का डेटा आप सही मानने लगे? अब यूनियन गवर्नमेंट का डेटा सही हो गया? जब आपको कोई डेटा नहीं मिला तो आपको नरेंद्र मोदी की सरकार का डेटा सही लग रहा है? गजब की आइडियोलॉजी है सर आपकी, गजब की आइडियोलॉजी है। बताइए, केंद्र सरकार के डाटा को कोट कर रहे हैं आप? उपाय नहीं है उनके पास। मतलब ममता बनर्जी सरकार का कोई डाटा नहीं है? ममता बनर्जी ने कोई डाटा नहीं बनवाया क्योंकि रोजगार उनकी प्रायोरिटी में है ही नहीं, ऐसा है क्या? वही तो वो छापते हैं ना। यूनियन गवर्नमेंट के पास जो डेटा है वो फजिंग करने के बाद भी ये रिजल्ट निकलता है। वो डेटा फजिंग करके जीडीपी, अच्छा, फजिंग करके, मतलब फजिंग करके सही दिखा कि गलत दिखाए, बताइए। मैं आपका प्रश्न सुन नहीं पाया। चलिए कोई बात नहीं, प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले प्रवेश शर्मा दिल्ली के पास, फिर मैं बंगाल के मुद्दे पर भी जाऊंगा क्योंकि ममता बनर्जी का एक बहुत ही टेलीविजन वाला बयान आया है, क्या है वो सुनाऊंगा आपको। लेकिन प्रवेश शर्मा जी, क्या आपको लगता है मोदी जी संसद भवन बनाकर गलत कर रहे हैं, जैसा अपोजिशन पार्टी कह रही है कि फिजूल खर्ची है, अपनी प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं, सुल्तान की तरह बिहेव कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है?
कि प्रधानमंत्री जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं ये नया संसद भवन बनाकर, क्योंकि ये एक पुरानी बिल्डिंग हो चुकी थी, इसको वो एक संग्रहालय बना रहे हैं। और देश के बजट के हिसाब से ये बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है, कोई बहुत ज्यादा बर्डन ना होना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। और ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं लगती, लेकिन हर अपोजिशन पार्टी को लग रही है। मैं सीधे चलता हूं प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, ये जो लॉजिक है, मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। आपको लगता है मोदी जी अपने लिए संसद बनवा रहे हैं या देश के लिए बनवा रहे हैं? जी देखिए, मोदी जी तो आत्मनिर्भर भारत के वैभव की वास्तु का भूमि पूजन कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने भारत को दरिद्र ही रहने की रखने की कसम खाई थी, जिन्होंने भारत के लोगों को छल कर अपने बैंक खातों को भरने में स्वयं को सिद्धहस्त पाया था, जो दामादों के वास्तु बनवा रहे थे, जो देश की जनता के धन को लूट कर दामादों के वास्तुओं का पोषण कर रहे थे, वास्तु कैसे बन रहा है? बोलिए प्रेम जी। नहीं, उन्होंने तय, देखिए वो एक गेम है उनका। कांग्रेस के कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को मैं चीयर लीडर क्यों कहता हूं? उनकी ये नियति है कि दूसरा कोई बोल रहा उसकी बात पहुंच ना जाए तो हम कोलाहल मचाएं, शोर मचाएं। मचा लीजिए शोर। अब आप चीयर लीडिंग भर के भी बचे हो, वो भी नहीं बचे रहोगे, क्योंकि आपको पालने वाली पार्टी जो है खुद अमीबा के आकार को होने को है। ऐसे में आप तो अमीबा से भी छोटे होने वाले हैं। तो सियासत में अमीबा होने की प्रक्रिया को आप प्राप्त हैं, तो हमें चिंता नहीं, जितना चिल्लाना हो चिल्ला लीजिए। लेकिन सत्य यह है कि भारत को वैभवशाली आत्मनिर्भर भारत बनाने की वास्तु का आज भूमि पूजन हुआ है, जो भूमि पूजन बहुत पहले होना चाहिए था। आपने, मैंने बताया ना कि कनाडा ने अपनी संसद बनाई, अमेरिका ने अपनी संसद बनाई, हर देश ने अपनी संसद, और अपनी आवश्यकता के अनुकूल आधुनिकता के साथ परंपराओं को लिए हुए संस्कृत की संवाहक के रूप में और अपने वैज्ञानिक वैभव को भी उसमें जो समाहित कर ले, ऐसी एक अगर संसद भवन का निर्माण होता है जो हमारी भविष्य की आवश्यकता भी है, तो इस पर विरोध की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि विरोध के लिए विरोध करना कुछ ने अपना विरोधी धर्म समझ लिया है, ऐसे विरोधियों के विरोध को नजरअंदाज करना ही किसी भी जो व्यक्ति जरा सा भी अगर संयम रखता है, वो ऐसे विरोधियों के विरोध को नजरअंदाज करने के अतिरिक्त उसके पास और कोई मार्ग नहीं रहता। विरोध के लिए विरोध करना, क्यों विरोध करना? मोदी जी भूमि पूजन कर रहे हैं। आज मैं प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन नहीं करेंगे, आप आइडियोलॉजी के चक्कर में इतने मजबूर हो चुके हैं कि आज ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे थे। ममता बनर्जी का विवेक श्रीवास्तव समर्थन कर रहे थे, लेफ्ट पार्टी के नेता। ममता ने जो किया ठीक किया, तृणमूल जो कर रही है ठीक कर रही है, बीजेपी को हराना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, लेकिन सुनिए ममता बनर्जी जी ने आज जो कुछ हुआ पश्चिम बंगाल पर, उस पर क्या कहा, फिर अनिर्बान जी के पास में आऊंगा। सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। जेपी नड्डा जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ममता बनर्जी जी ने उनके बारे में क्या कहा आज। লোকের কাজ করে না, কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন চারটা নাড্ডা ফাড্ডা ভাড্ডা গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে, আর তারা একা প্রোগ্রাম করবে, কেউ করে না। আর যেদিন তারা প্রোগ্রাম করবে, লোক যদি না আসে তাহলে নিজে সাজিয়ে রাখবে, যাতে নটঙ্কি করে ন্যাশনাল নিউজে ভালো করে দেখায়, দেখো আমরা মেরেছি। আরে तो अनिर्बान जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए किसी मुख्यमंत्री की यह भाषा क्या शोभा देती है? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो क्या हुआ भाई साहब, वो इधर आके जो कर रहे हैं और सीएम ने वही बताया, गलत क्या है? वो इधर आके जो कर रहे हैं वो कोई सीरियस पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है। इधर आके वो झूठ बोलेंगे, लोगों के पास जाएंगे, उधर ठोकरे खाएंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी जो देश की पॉलिटिकल पार्टी है, उसको किसी भी राज्य में कैंपेन करने का अधिकार है। आप ये अधिकार कैसे छीन सकते हैं उनसे? वो जो कहना चाहे उनका अधिकार है। आप जो कहना चाहते हैं टीवी पर मैं आपको बोलने देता हूं ना, वो आपका अधिकार है। आप नड्डा जी के अधिकार को कैसे छीन लेंगे, या आइडियोलॉजी के आधार पर किसी दूसरे के अधिकार को कैसे छीन लेंगे? बताइए मुझे। कौन छीन रहा है भाई साहब? लगे दिन तो ये आ रहे हैं बाहर से, ये जो हमलेवर को ला रहे हैं, ये जो नाटक ये लोग कर रहे हैं कि हम लोग हमला हो रहा है, हमला हो रहा है। आपको शायद याद होगा पिछले साल भारती घोष, इनका एमपी कैंडिडेट थे, उन्होंने कैमरे के सामने वो स्लिप ऑफ टंग हो चुका था शायद, कि हम उत्तर प्रदेश से गुंडे लाएंगे
इधर घर घर में घुस के मारेंगे, ऑन कैमरा उन्होंने कहा था। तो ये उनका प्लान है। ये अरे उनका सर, भारती घोष को गिरफ्तार कर लेना था। अगर वो धमकी दे रही है तो गिरफ्तार करिए उनको। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये खुद करवा रही है तो आपकी तो सरकार है ना, एक्सपोज करिए। भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को पकड़िए जो बाहर से आकर वहां हिंसा कर रहे हैं। आपने पकड़ा एक को भी? बताइए मुझे। बाहर से जो आके हिंसा कर रहे हैं उनको अरेस्ट पुलिस कर रहा है। और भारती घोष उनकी नेत्री है, बहुत बड़े नेता है। तो पार्टी उनपे एक्शन क्या लिया? कुछ नहीं लिया। अरे सर, एक्शन तो आपको लेना है ना, आपकी राज्य सरकार है, कानून और व्यवस्था तो आपकी जिम्मेदारी है। तो वो तो जरूर है, इसीलिए तो उत्तर प्रदेश गुजरात से बहुत ऊपर है हम लोग। ये एनसीआरबी का डेटा है। मैं फिर से आपको यूनियन गवर्नमेंट का डेटा बताता हूँ। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात से बहुत ऊपर है। इधर बीचों रात कोई विक्टिम गर्ल का जो बॉडी है उसको जलाया नहीं जाता है। इधर एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर नहीं किया जाता है। इधर लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक है। ये उत्तर प्रदेश या गुजरात जैसा कभी नहीं बनेगा। इसीलिए इनको इतना मिर्ची लगता है कि ये बस खाली आपका नेता बोलेगा कि देखिए ये है मेरा मिनी पाकिस्तान। अनिर्बान, यही है ना कि आपका नेता बोलेगा देखिए ये है मेरा मिनी पाकिस्तान। ये एक फॉल्स प्रोपागेंडा है सर, ये एक फॉल्स प्रोपागेंडा है। बीजेपी का जो आईटी सेल हेड है अमित मालविया, उनका ट्वीट को ट्विटर ने मार्क किया कि ये फेक न्यूज है। तो पहले वो नेता बने भारत के जो अंतर्जातीय स्तर पे इतने शर्मनाक हो चुके हैं कि उनका ट्वीट को ऐसे फ्लैग किया जाता है। तो अमित मालविया का ये कारनामा है, बीजेपी का आईटी सेल है, ये फेक न्यूज फैलाने में बहुत माहिर है। ये जो आप कह रहे हैं वो भी एक फेक न्यूज का हिस्सा है। ये सही बात नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए आप पॉलिटिकल पार्टी हैं पर आपको भी नौटंकी करने का अधिकार नहीं। अनिर्बान जी ये ताकीद दे रहे हैं आपको और ये भी कह रहे हैं कि ये फॉल्स कैंपेन मत करिए हम लोगों के खिलाफ। देशभक्त पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। जी आपकी आवाज कट रही है दीपक जी। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। वो कह रहे हैं पहली बात तो टीएमसी ने कहा आप नौटंकी कर रहे हैं वहां पर आकर, और दूसरा ये कह रहे हैं कि वो तो देशभक्त पार्टी है, उनके नेता नहीं बोलते, फॉल्स प्रोपेगेंडा करती है बीजेपी की आईटी सेल। हमने नहीं कहा कि ये मिनी पाकिस्तान है। ठीक है, इसी सवाल को लेके मैं अवनीजय जी के पास जाता हूं। अवनीजय जी। दीपक जी आपकी आवाज नहीं है। मैं ठीक करता हूं। अवनीजय जी जवाब। दीपक जी, एक तो पिछली बहस का एक वाक्य में सुधार दूं, शायद ये आपके दर्शकों के पास मैसेज गया है कि चीन को खुश करने के लिए कांग्रेस ने सड़कें नहीं बनवाई थी बॉर्डर पर। शायद ये गया कि बनवाई थी लेकिन नहीं बनवाई थी, एक बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है दीपक जी, आज बंगाल में जो भी कुछ हुआ, जिसको ये अनिर्बान नाटकबाजी और नौटंकीबाजी कह रहे हैं, मैं ममता बनर्जी की भाषा में चड्डा नड्डा फड्डा जो भी उन्होंने बोला उस पर तो मैं टिप्पणी करने लायक नहीं समझता, सचमुच नहीं समझता। बंगाल का भद्रलोक जो सबसे मृदुल भाषा मानी जाती है भारतवर्ष में, बंगाली भाषा, बांग्ला भाषा सबसे मधुर भाषा है, वहाँ का व्यक्ति अगर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता है तो सचमुच शोचनीय है और लगता है कि वो कितना हताश और निराश हो चुका है या हो चुकी हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जिस हिंसा का प्रदर्शन किया और जिसको ये नौटंकी कह रहे हैं, अनिर्बान, जब ममता बनर्जी को राइटर्स बिल्डिंग में बालों से पकड़ करके खींचा गया था वामपंथी सरकार द्वारा, वाम मोर्चे की सरकार द्वारा, जो बैठे हुए हैं विवेक श्रीवास्तव, और वो ममता बनर्जी कहती थी कि मेरा पूरा शरीर जो है वाम मोर्चे से बढ़िया सरकार सर्जरी हो नहीं चुका दे पाओगे। है। तब भाजपा और संघ ममता बनर्जी के साथ इसलिए खड़ा था क्योंकि राजनीतिक हिंसा के खिलाफ हैं हम। तो क्या तब ममता बनर्जी वो नौटंकी से ज्यादा सांप्रदायिक ममता बनर्जी और हिंदू मुसलमानों को विवेक श्रीवास्तव जी, अब इररिलेवेंट हो चुकी है आपकी पार्टी बंगाल में भी। कहां पुरानी सरकारों की बात करते हैं? गए आपके गोल्डन दिन, हिंदुओं को डरा करके आपके गोल्डन दिन गए। अभी इन्होंने अवनीजय ने सही बोला, अब आप गोल्ड स्कैम के लिए जाने जाते हैं केरल में। हमें आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, जनता दे रही है, मुझे भी देने की जरूरत नहीं है। अवनीजय जी कंप्लीट करिए, मैं निर्माण के पास जाऊंगा। यहाँ पे हम राजनीति कर रहे हैं, हम लेफ्ट से हैं, लेफ्ट से रहेंगे, सिर्फ एक बात और आएंगे सत्ता में वापस। आज और राइट में कभी नहीं जाएंगे, लेफ्ट में ही रहेंगे आप। ये प्रॉब्लम है आपकी, राइट कभी नहीं होंगे, लेफ्ट में ही रहेंगे। झगड़ा करवा ले, कौन सी सरकार, ये जितने मर्जी दंगे करवाएं, गुंडागर्दी कर रही है। मेरा पड़ोसी, मैं अपने पड़ोसी के बारे में जानता हूं कि अगर वो टीएमसी का कार्यकर्ता है तो वो धमकाता है, वो कटमनी लेता है, मुसलमानों से मेजॉरिटी हिंदुओं को यहाँ बैठ करके झूठ बोल रहे हैं रणनीति है। लेकिन बंगाल की जनता को झूठ नहीं बोल सकते आप। ठीक है, मैं आता हूं। अनिर्बान की जनता को आप
मूर्ख नहीं बना पाएंगे। माजिद हैदरी जी, मैं आपको 1 मिनट के अंदर जोड़ूंगा। माजिद हैदरी जी का मैं स्वागत करता हूं देश की बहस के अंदर। कई सारे बड़े इशू है जो कि विवेकानंद जी की भी बात की है। मुझे बताइए अनिर्बान जी, सवाल उनको लॉजिकल है, मैं उनके सवाल को आपसे दोहरा रहा हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी सुन लीजिए ना, आपके लोगों ने रॉयटर्स बिल्डिंग में ममता बनर्जी को मारा था बाल पीट के कि नहीं मारा था, बताइए हाँ या ना। अखिलेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास भी। नहीं, कुछ किसी ने किसी को नहीं मारा, कुछ मारा था भाई अनिर्बान, नहीं मारा था, बता दीजिए क्या वो ड्रामा था ममता बनर्जी का? ये सवाल पूछ रहे हैं नीतीश जी। मारा था ममता बनर्जी को, नहीं मारा था, और क्या ममता बनर्जी ने वो ड्रामा किया था, ये पूछ रहे हैं नीतीश जी। और क्या राजनीतिक हिंसा बंगाल का और लेफ्ट का चरित्र नहीं रहा है जो ममता बनर्जी ने अपना लिया है? और अभी ये बंगाल के हिंदू भाइयों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल के हिंदू भाइयों को डराने की कोशिश कर रही है आरएसएस कि मुसलमानों से खतरा है इनको। 14.5% मुसलमानों से 80% हिंदुओं को खतरा है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ेगी और हिंदू खतरे में आ जाएगा। 80% हिंदुओं को, 14.5% मुसलमानों। मैंने आपका नाम अनिर्बान कब से हो गया? आपका नाम अनिर्बान हो गया विवेक जी? विवेक जी आपका नाम अनिर्बान है क्या? विवेक जी आपका नाम अनिर्बान है क्या? अनिर्बान श्रीवास्तव की बात है बोलने। हाट में क्या हुआ था, मुर्शिदाबाद में और मालदा में क्या हुआ? अरे बशीर हाट को छोड़ दो, बशीर हाट को छोड़ दो। नागपुर में तिरंगा नहीं फहराया सालों साल, क्यों छोड़ दो? अपना राष्ट्रवाद मत समझाओ। अवस्थी जी सबसे बड़े कम्युनल हो, हिंदुओं के घर सबसे बड़े कम्युनल और देश को तोड़ने वाले हो। दुकानें लूट ली गई, घर जला दिए गए, बेघर-बार हो गए और कहते छोड़ दो, और कहते हैं बशीर हाट को छोड़ दे, मुर्शिदाबाद को छोड़ दे, मालदा को छोड़ दे। मुसलमान देखा विवेक श्रीवास्तव को, और जब से देखा कहते हैं बशीर हाट को भूल जाओ, वालों ने बशीर हाट को कहते हैं भूल जाओ। मुसलमान की होने लगी है। बंगाल के जनता देख लो, ये विवेक श्रीवास्तव है, पहचान लो इस आदमी को। कहता है बशीर हाट, मालदा, मुर्शिदाबाद को भूल जाओ। पार्टी है और हिंदुओं के वो विवेक श्रीवास्तव है सत्ता में जो कहता है बशीर हाट को आज भूल जाओ। काम करेंगे। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। अनिर्बान आपका नाम नहीं, विवेक श्रीवास्तव जी बहुत बोल लेते हैं आप बिना आपका नाम लिए। बशीर हाट भूलने नहीं देंगे। इतने बड़े सेल्फ स्टार्ट आदमी आप मैंने आज तक नहीं देखा। सेल्फ स्टार्ट है। आरएसएस की दुकान बंगाल में नहीं चलेगी। सर किसकी चलेगी? अभी साफ हो जाएगा, फरवरी मार्च अप्रैल में साफ हो जाएगा किसकी चलेगी। आपको भी पता है आपकी दुकान की क्या हालत है, शटर लगभग बंद है आपकी दुकानों का वहां पर, तभी आप बोल रहे कांग्रेस से अलायंस कर लेंगे। अनिर्बान जी आपको भी जन्नत की हकीकत पता है। अनिर्बान जी जवाब दीजिए, जब रॉयटर्स बिल्डिंग में विवेक श्रीवास्तव की पार्टियों ने ममता बनर्जी को मारा था तो अवनीश जी कह रहे हैं कि क्या वो ड्रामा था? नहीं, हाँ, मैं अवस्थी जी की वो जो कह रहे थे कि बांग्ला भाषा को लेकर, मैं उसको साधुवाद देता हूँ, बांग्ला मेरा मातृभाषा है। तो उनसे मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट 2014 से 2019 तक हिंदी भाषा के लिए 600 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च चुके हैं, उर्दू भाषा के लिए 333 करोड़ रुपया खर्च चुके हैं, बांग्ला भाषा के लिए 1 पैसा भी नहीं। तो ये कैसा बांग्ला भाषा से प्रेम है भाई साहब आपको? कोई भी यूनियन गवर्नमेंट का परीक्षा हम बांग्ला में नहीं दे सकते। जो सेंट्रल का ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वहां पर अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी है, बांग्ला नहीं है। वो ये फर्जी प्रेम जो आपको है बांग्ला से, ये राजभाषा के लिए है। हम लोग जो संविधान में है, पता है संविधान में। अरे सर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। अवनीश जी पूछ रहे हैं कि जब ममता बनर्जी को विवेक श्रीवास्तव की लेफ्ट पार्टियों ने रॉयटर्स बिल्डिंग में बाल खींचकर मारा था तो क्या वो ड्रामा था? उसके बाद जो इफेक्ट आम आदमी में हुआ था पश्चिम बांग्ला में, उससे ही पता चलता है कि वो क्या था, ड्रामा या रियलिटी था। रियलिटी था, इसीलिए जो सारे आम आदमी थे वो ममता बनर्जी के पीछे आकर उनको सपोर्ट करने लगे। ये तो सबको पता है। तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि आज जो घटना घट चुका है, डायमंड हार्बर में घट चुका है, इसको आपको समझना है। बीजेपी का जो सारे नेता है उनके पास 100, 150, 200 सीआईएसएफ, सीआरपीएफ के जवान होते हैं। कोई आम आदमी पास तो दूर 10 फीट 10 मीटर के पास भी नहीं जा सकते उनके, वो तो एकदम घिरे रहते हैं। कौन उनको मारेगा? तो पुलिस भी ये बता चुका है, जेपी नड्डा का जो गाड़ी है उसमें कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। उनके कॉन्वॉय का जो 50 गाड़ी का कॉन्वॉय रहता है उसका लास्ट जो गाड़ी है उसमें कुछ डैमेज शायद हुआ होगा। अगर हुआ है, कौन किया, ये इन्वेस्टिगेशन से बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। तो बंगाल पुलिस ने तो बोल दिया कुछ हुआ ही नहीं वहां पर, ये गाड़ियों के टूटे शीशे हुए चल रहे हैं।
क्या बोलते हैं अनिर्बान जी, टीवी पे सब दिखता है। बंगाल पुलिस ने कहा कि जेपी नड्डा का जो गाड़ी है, जेपी नड्डा साहब का जो गाड़ी है, उसमें कुछ नहीं हुआ। अब ठीक से सुनिए सर, भाई, बुलेट वो प्रूफ गाड़ी में टिकट कुछ से नहीं होता। वैसे भी अगर उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं होती तो उनकी गाड़ी भी टूटी होती, सबको ये बात पता है। सर बुलेट कैसा प्रूफ लॉजिक गाड़ी देते में हैं, कोई कुछ अच्छा लॉजिक दिया करिए ना जो तर्क से देखेगा गले उतरे। तो कुछ दरारें तो आएंगे भाई साहब, वो पूरे कांच नहीं टूटेगा, दरारें तो आ जाएंगे। और ये खुद जो बाहर से ये लोग लाते हैं शॉटगन लेकर, सर अगर ये बाहर से लोग लाते हैं तो आपने कितने गिरफ्तार किया आज शाम तक, बताइए ना। कितने बाहर के लोगों को आपने डायमंड हार्बर से गिरफ्तार किया? क्लियर हो जाएगा भाई साहब, पुलिस को काम करने दीजिए। ये उत्तर प्रदेश नहीं है कि बीचों रात डेड बॉडी चलाया जाएगा। सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा। कल सुबह कल शाम को आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं अब दूसरे मुद्दे की तरह जाऊंगा जो मोदी जी के ही भाषण से निकला है, लेकिन उससे पहले ब्रजेश मणि मिश्रा गोरखपुर से जुड़ गए मेरे साथ। ब्रजेश मणि जी बताइए, बहस आप सुन रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या नया संसद भवन बनना चाहिए या नहीं? निश्चित रूप से बनना चाहिए। देश तो प्रगति कर रहा है तो प्रगति के पथ पर हर तरह से काम होना चाहिए। देश की संसद जहां से देश का प्रत्येक कानून बनता है, पूरा देश नियंत्रित होता है, अगर एक नया भवन नए तरीके से बनता है तो यह देश के लिए बहुत ही सुखदायी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश मणि जी। सीधे अखिलेश जी के पास चलता हूं। अखिलेश जी, 3 दशकों से मैंने बात की है, सब स्वागत कर रहे हैं। क्या कांग्रेस बहती हुई हवा के खिलाफ बहने की कोशिश कर रही है? क्या देश के मूड को नहीं समझ पा रही है? देखिए, बुद्धिजीवियों का यह धर्म कर्तव्य होता है कि क्या बेहतर है उसको सोच समझ के निर्णय करें, काम करें। परिवार के मुखिया का ही निर्णय होता है, चाहे वो देश का मुखिया हो चाहे परिवार का मुखिया। गांव में एक कहावत है, ऋणम लेद घृतम पीवेत, इसका मतलब आपको बर्बाद होना है। हमारे मोदी जी उसी रास्ते पे हैं। तो हम कब तक बर्बाद होंगे सर? भारत देश कब तक बर्बाद होगा? थोड़ा हार्ड शब्द है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये देश कब तक बर्बाद होगा? मोदी जी के 6 साल में मोदी जी ने ये पार्लियामेंट के बजट में रखी बात बता रहा हूं, 6 साल में मोदी जी ने जितना कर्जा लिया है, जितना कर्जा 67 साल में भारत ने लिया, उससे ज्यादा कर्जा मोदी जी ने 6 सालों में लिया है। ये पार्लियामेंट के बजट में है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल सब मिला करके। पैसा कहां गया? आप कहते हैं पैसा नहीं है, आप कहते हैं पैसा नहीं है, पीएसयूज बेच रहे हैं, 34 पीएसयूज बेच रहे हैं जो प्रॉफिट मेकिंग 30,000 करोड़ रुपए की सालाना भारत पेट्रोलियम उससे भी बेच रहे हैं। आप कहते हैं पैसा नहीं है, जीएसटी का रिटर्न नहीं दे रहे, प्रदेशों को कह रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है, इनकम कम होती जा रही है। सारी बातें ये इंगित करती हैं कि बुद्धिमान परिवार का मुखिया होता है, वो प्रायोरिटी तय करता है कि आज हमें इतना बर्बाद कर दिया, इतना बर्बाद देश हो चुका, तो 1 साल पहले इनको फिर से चुन क्यों लिया? सुन तो लीजिए, इनको तो निकाल देना था ना। बिल्कुल, हाँ, सुन लीजिए ना, मैंने आपको गिना रहा हूं ना। पहले देश है दुनिया का और हिंदुस्तान का पहला अवसर आने जा रहा है कि वैक्सीनेशन के लिए पैसे लिए जाएंगे पब्लिक से। 12-14 तरह के वैक्सीनेशन इस देश में हुए हैं। जब गरीब था तभी भी पैसे नहीं लिए गए थे, और आज की तारीख में आप पैसे नहीं है, नौकरियों पे रिटायरमेंट कर रहे हैं, भर्ती पे रोक लगा रहे हैं, जो लोग हैं नई भर्तियों को पोस्ट क्रिएट नहीं कर रहे उस पर रोक लगा दिए हैं। हर जगह पैसे का रोना है, हर जगह पैसे की समस्या है। डिफेंस को आप वीक कर रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इतना बर्बाद कर दिया मोदी जी ने 2014 से 19 तक, तो 19 में चुन क्यों लिया जनता ने फिर से उनको? इसका जवाब नहीं दे पा रहे ना अखिलेश जी आप। देखिए, चुनाव जीतना, अपराधी भी चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतना दूसरी चीज होती है और सत्यता तथ्यता दूसरी चीज होती है। आप भी जीत जाते, कोई दिक्कत ही नहीं थी ना। ये देश भावना प्रधान देश, हमारा जीडीपी 24 माइनस है कि नहीं है? चलिए ठीक है, प्रेम शुक्ला जी क्विक जवाब चाहूंगा। कमेटी रुकिए, नेवी के चीफ ने पार्लियामेंट, सर आप रिपीट कर रहे हैं अखिलेश जी, नेवी आर्म फोर्सेस आप 4 बार बोल चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी जवाब। हम नेवी की हमें नेवी को पैसे रोएगी खूब जोर जोर से, जार उसमें से 20,000 बाल नोच लीजिए तो जवाब लगेगा। सोनिया गांधी को लगेगा इनका प्रवक्ता ठीक रुदाली करके आया है। रुदाली और थोड़ा और रो लीजिए। आइए, गटर से गैस जार आंसू बहा लीजिए। अब इसके अलावा और कुछ आपको बचा नहीं है। देखिए जिस तरह से 2G 3G जीजा जी करके इस देश को लूटने वाले भ्रष्टाचारियों को तो बर्बाद कर दिया है।
कहते थे काला बाजारियों को बर्बाद कर दिया है, रॉबर्ट वड्रा के काले धंधों को बर्बाद कर दिया है, प्रियंका वड्रा के काले धंधों को बर्बाद कर दिया है, राहुल गांधी की संपत्ति हड़पो कार्यक्रम, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति टके के भाव में हड़पने वाले चीटर, चीटिंग का केस है उसके ऊपर 420 चीटर 420 राहुल गांधी की राजनीतिक विषाद को बर्बाद दिया। क्यों चीन देश में घुस बैठा है, बोलने तक का साहस मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, लपर जो आप लपलपाए जा रहे हैं, मैं आपकी तरह लपलपाता नहीं, क्योंकि मैं उस चौपाया नहीं हूँ कि मैं जीभ लप करूँ, हमारे देश में कटाक्ष कर रहा है, मैं मेरे समय तो बोलता हूँ। अखिलेश जी चुप हो जाइए प्लीज, क्यों आप विवेक श्रीवास्तव जी की जगह ले रहे हैं? अखिलेश जी देखिए, जब गाली गलौज अब शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसका जवाब दूंगा। तथ्यों तर्कों पे बात करें तब मैं स्वागत करूंगा, लेकिन जब गाली गलौज करना करेंगे तो उसका जवाब दूंगा, क्योंकि ये वही लोग हैं काले बाजारियों को मोदी जी ने बर्बाद कर दिया, भ्रष्टाचारियों को मोदी जी ने बर्बाद कर दिया। तो भ्रष्टाचारियों के जो भ्रष्टाचारियों के प्रवक्ता हैं वो वक्ता तो नहीं जाते हैं, वो बक्ता हो जाते हैं। डिप्टी सीएम जो थे बंगाल के बीजेपी के मुस्लिम लीग के साथ, ये वही है, और आज भी तिरंगा नहीं फहरा। गजब है, आप दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपकी पार्टी ने 70 साल राज किया और प्रेम शुक्ला जी आपकी पार्टी अभी राज कर रही है। सर, हम नए संसद भवन पर बात कर रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर की। मेरे ख्याल से आज तो हमको थोड़ा संयम अपने लोकतंत्र के प्रति सम्मान के लिए रखना चाहिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद जो महत्वपूर्ण बात मोदी जी ने कही है, मैं चाहता हूं उनका स्टेटमेंट भी सुनाए कि 50 साल पहले जो विवेकानंद जी ने आह्वान किया था कि भारत माता की आराधना करना है, लेकिन भारत माता की आराधना करने से कुछ लोग हिचकते क्यों? भारत माता की जय पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं बंगाल की राजनीति के उस रंग की जहां पर आज राजनीतिक हिंसा देखी गई। हम भारत के लोकतंत्र के उस रंग की वही बात कर रहे हैं जहां पर देश की दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत की नींव रखी गई, यानी नए संसद भवन की आज प्रधानमंत्री मोदी ने रखी। इस बहस में मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हैं। एक बार फिर से सबको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी हैं, अवनीश अवस्थी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। शांतनु गुप्ता जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। निर्माण बैनर्जी हैं, टीएमसी के सपोर्टर हैं, और विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारतीयों में स्वाभिमान का अलग जगाने वाले स्वामी विवेकानंद के मंत्रों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगले 25 साल में देश हित में खप जाना है, हमारा हर फैसला एक तराजू में तौला जाए, भारत माता की सेवा ही सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था स्वामी विवेकानंद की अपील के बारे में, और फिर उस अपील को दोहराया है अगले 25 सालों के लिए। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। वर्ष 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने देश की जनता के सामने 1897 में कहा था कि अगले 50 सालों के लिए उन्होंने एक आह्वान किया था, और स्वामी जी ने कहा था कि आने वाले 50 सालों तक भारत माता की आराधना ही सर्वोपरि हो। देशवासियों के लिए उनका यही एक काम, भारत माता की आराधना। और हमने देखा उस महापुरुष की वाणी की ताकत। इसके ठीक 50 वर्ष बाद 1947 में भारत को आजादी मिल गई थी। तो मेरे साथ इस बहस में माजिद हैदरी भी जुड़े हुए हैं, जो कि एक श्रीनगर से पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। माजिद भाई, आपके पास लेट आने के लिए सॉरी बोलता हूं, क्योंकि बहस का डायरेक्शन कुछ अलग था, लेकिन मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूं, आपको तो विवेकानंद जी के कदमों पर चलना चाहिए, भारत माता की आराधना करनी चाहिए। तो आराधना के लिए आज सबसे पहले माजिद हैदरी भारत माता की जय ही बोल दे। जी दीपक भाई, सबसे पहले आप लोग अभी बंगाल की बात कर रहे थे, तो मैं दर्शकों को याद दिला दूं, जो बंगाल है, बंगाल माँ दुर्गा की धरती है, और जो कोई राक्षस हो वो माँ दुर्गा की धरती पे डरता है। ये मैं दर्शकों को बताना चाहता था, एक जनरल बात थी, किसी की तरफ कोई इशारा नहीं था। अब देखिए, जो बात जो है, बात भूमि पूजन की नहीं है, बात सिर्फ भूमि पूजन की है। जब आप संविधान में कोई धर्म की परिक्रिया ले आए और एक धर्म को आप वहां सपोर्ट करें, तो वो चीज भारत
किस धर्म का सपोर्ट किया भाई? माजिद हैदरी, वहां तो सर्वधर्म प्रार्थना हुई, हर भारत के हर धर्म का पुजारी वहां पर मौजूद था, प्रीस्ट वहां पर मौजूद था, मौलवी वहां पर मौजूद था। आप कैसे एक धर्म की बात कर रहे हैं? नाम क्यों रखा गया? नहीं, धरती पूजन क्यों कहा? धरती पूजन क्यों कहा? मतलब आपको भूमि पूजन से भी आपत्ति है? क्यों नहीं कहा? पूजन का नाम, पूजन तो मतलब होता है पूजा से। उसमें मेरे सिख भाइयों का ग्रंथ कहाँ आया, क्रिश्चियन भाइयों की बाइबल कहाँ है और हमारा कुरान शरीफ कहाँ आया, मेरे बौद्ध भाइयों का कहाँ पे है? पूजा तो आपने, पूजा नाम तो आपने हिंदू धर्म की दे दी ना, बाकी धर्मों का नाम कहाँ आया इस पे? आप वो बताए ना पहले देश को। सर, हमने तो राफेल पे भी तिलक लगाया था, आपको उसमें भी पेट में दर्द है? राफेल पे तिलक लगाने पे भी पेट में दर्द है? वहां पे भी सर्वधर्म प्रार्थना हुई थी। देश का संविधान सेक्युलर है, मेरे देश का संविधान सेक्युलर है, मैंने आपको सलाम करने में मजबूर नहीं किया क्योंकि तो संविधान में कहां लिखा है कि भूमि पूजन नहीं कह सकते भाई? सलाम करें। संविधान में कहां लिखा है भूमि पूजन नहीं कह सकते? बताइए ना मुझे, किस जगह लिखा है भूमि पूजन नहीं कह सकते? है देश का संविधान सेक्युलर है, आप भूमि पूजन का नाम ही नहीं दे सकते। ये संविधान के लिए अशुभ है ऐसी चीज करना कि आप जब एक धर्म का नाम दे दें। तो संविधान ने ये कहा है हर चीज सेक्युलर होगी। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? मनमोहन सिंह जी 10 वर्षों तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे और उनने कभी सिख धर्म की बात नहीं की। उन्होंने बोला कि ये जो देश है इसका संविधान सेक्युलर है, हर धर्म की बात की। क्या आज हर धर्म की बात संसद की भूमि पूजन में नहीं हुई? प्रधानमंत्री थे। अच्छा, ये नया एंगल है। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप भारत माता की जय बोल दीजिए ना। ये भी बोलना सेक्युलरिज्म के खिलाफ होगा क्या? भारत माता की जय बोलना, क्या भारत माता की जय बोलना सेक्युलरिज्म के खिलाफ है? संविधान का हिस्सा नहीं है। आप मुझे एक संविधान का पन्ना दिखा दीजिए जहां लिखा है कि भारत माता इस देश के संविधान का हिस्सा है। अगर भारत माता, ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलिए, आज आपने नया ज्ञान दिया है मुझे कि भारत माता इस देश के संविधान का हिस्सा नहीं है। अवनी जय जी, नहीं है भारत माता इस देश के संविधान का हिस्सा? बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं आपसे। मैं दीपक चौरसिया, दीपक जी, मैं बता दूं, माजिद हैदरी संविधान की पहली प्रति देख लें, वहां पर राम लक्ष्मण जानकी के चित्र हैं। जिस संविधान की बात आप कर रहे हैं ना, उस संविधान में किसके चित्र हैं ये जाकर के देख लीजिए, जो अभी भी सुरक्षित है। और जहां तक भूमि पूजन की बात है, अरे पूजन तो आपके यहाँ होता नहीं है, आपके यहाँ तो पूजन ही नहीं होता। आपके यहाँ धरती को पूज नहीं सकते, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पूज सकते, तो आपके यहाँ धरती कैसे पूजेंगे? इस पृथ्वी को आप पूज नहीं सकते। जिस धरती ने आपको जन्म दिया उसकी पूजा आप करने वाले नहीं है। तो इसलिए धरती पूजन सिर्फ हिंदू धर्म में ही है। ये हम हैं पर्यावरण वाले, जो धरती को भी पूछते हैं, जो धरती पर पैर जरूरी है। उससे पहले धर्म को लाते ही क्यों बीच में? का स्पर्श राजनीति में धर्म को लाना जरूरी है। गंगा में राजनीति में धर्म को लाना जरूरी है। चरण स्पर्श करते हैं। धर्म तो एक व्यक्तिगत विषय है। माजिद हैदरी, आप नहीं समझेंगे, ये आप समझ नहीं सकते। ये माजिद हैदरी आपकी समझ से परे का सवाल है। और जहां तक मनमोहन सिंह का सवाल है, मनमोहन सिंह को विशाल विराट, ठीक है, मैं सीधे अनन्य देवरिया के पास गुरुग्राम में चलता हूं। मैं इस विराम देकर एक दर्शक के पास चलता हूं, फिर अखिलेश जी के पास चलूंगा। अनन्य देवरिया मेरे साथ है गुरुग्राम से। अनन्य देवरिया, क्या आपको लगता है भूमि पूजन शब्द का इस्तेमाल किया जाना सेक्युलरिज्म के खिलाफ है? ये जो है पूरी तरीके से किस प्रकार की जो है विकृत मानसिकता ये उसको दर्शाता है। तकरीबन 93 साल बाद एक नए संसद भवन का शिलान्यास करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और ये मुझे लगता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की बात है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम कभी इस बात पर बहस कर रहे होंगे, कभी इस बात पर हम बात कर रहे होंगे कि भूमि पूजन शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी इन्होंने बताया कि संविधान में नहीं लिखा है कि भूमि पूजन शब्द का प्रयोग करना चाहिए या भारत माता की जय कहनी चाहिए। एक बार इनसे पूछे कि दिन भर में कितने ऐसे कार्य करते हैं जो संविधान में लिखा हुआ है और कितने ऐसे कार्य नहीं करते जो संविधान में नहीं लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत विकृत मानसिकता की तरफ इशारा करता है कि जहां कुछ सकारात्मक करने का हम प्रयास कर रहे हैं, एक पूरी दुनिया को जो है भारत अपने आर्किटेक्चर का नमूना दिखा सकता है, भारत अपनी आवश्यकता की भरपाई की तरफ बढ़ रहा है, वहां हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि भूमि पूजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, भारत माता की जय हमें बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, और हम ये तब करेंगे जब ये संविधान में लिखा हो। तो बहुत एक विकृत सोच का प्रमाण है। विकृत सोच, सही शब्द का इस्तेमाल किया अनन्य आपने, विकृत सोच। माजिद हैदरी, आपके लिए क्या कहा गया आपने सुन लिया, लेकिन अखिलेश जी आवाज उठा रहे थे, हाथ उठा रहे थे, इसलिए अखिलेश जी के पास चलूंगा और फिर प्रेम शुक्ला जी के पास। अखिलेश जी, शांतनु में आ रहा हूं आपके पास, मैंने आपका हाथ देख लिया। अखिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या माजिद हैदरी के इस तर्क से आप सहमत है कि संसद भवन का भूमि पूजन शब्द
का इस्तेमाल करना सेक्युलरिज्म के खिलाफ है? बीच में बोलने वाले होंगे फिर तो मैं देखिए, जो आउट ऑफ कंटेस्ट बहस होती है उसमें हम भाग मेरे नहीं बीच लेते। में लगातार बोलते हैं, तो इसलिए आउट ऑफ मेरा आग्रह है कंटेस्ट कि जो मुझे भी बहस इनके होती बीच है में उसमें बोलने हम का भाग नहीं लेते। अवसर दिया शुक्ला जाए। जी, जब हम अब शब्द प्रयोग करेंगे तो आप मेरे बीच सतत में इनके बोलिएगा। बीच में हम लगातार तथ्यों जो पे है बात करते कि हैं। दूसरे आप जब हम अब दूसरे शब्द प्रयोग करेंगे तो आप मेरे बीच में सतत बोलिएगा, जो मुझे है कोई ये आपत्ति नहीं डिस्टर्ब करने का देखिए, दुष्कांड रचते हैं, इसलिए मेरी दीपक इच्छा है जी, कि आज अभी इनके आपने लगातार मोदी जी बीच की में बोलूं तो इनके बात समझ में आ गया सुनाई बीच में बोलने से स्वामी क्या होता है। विवेकानंद का। बंगाल चुनाव तक मोदी जी को विवेकानंद जी बहुत याद आएंगे, ये आज से लिख लीजिए। हर लगभग हर दूसरे भाषण में मोदी जी को याद आएंगे, और आपके माध्यम से, और आप भी उससे मदद करिए। मोदी जी सब इस पूरे भारत के परिवार के मुखिया हैं, क्योंकि उनके पिता ने मुसोलिनी के यहाँ काम किया नहीं था। है पार्लियामेंट उनके पे पिताजी पैसा मुसोलिनी के यहाँ काम करते थे। 2 साल बाद जब मुसोलिनी का नाम सुना है ना, हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाए, फांसीवादी मुसोलिनी की सेवा कोई में आपत्ति किसी समर्पित को नहीं सोनिया है। मायनो के लेकिन जो पिता आर्थिक को सब हालात जानते आज की हैं, तारीख और में देश में है, कांग्रेस देश की जो आज पत्रिका में इसको प्राथमिकताएं प्रकाशित हैं, किया उसके तो कांग्रेस स्वयं अनुरूप स्वीकारती है पूरा देश कि अपेक्षा मुसोलिनी जो करता है है राहुल गांधी कि के मोदी जी मैं दोनों से अपेक्षा करूंगा, प्लीज दोनों एक दूसरे पर बोल रहे हैं। कुल से आते हैं उन मुसोलिनी मैंने के कहा ना कि मैं अपनी बात रख रहा हूँ, लोकतंत्र का मंदिर तो अच्छा नहीं लगेगा। जिनको हिटलर मुसोलिनी वालों को नहीं सुनना है ना सुने, जो लोग अपनी शाखाओं मैं भी अपनी में बात रख रहा हूँ, तिरंगा जिसे नहीं आप मेरे बीच फहराते अपनी हैं, बात जनगण रख मन नहीं पढ़ते हैं, आप- जो आपकी बात अंग्रेजों रख के रहा हूँ साथ मैं थे भी, वो जो राष्ट्रभक्ति आपकी और देश की गॉडमदर बात है, करते हैं। श्रीमती हम सोनिया तथ्यों पे मायनो, बात कर रहे हैं। उनके मामा हमारा जो है, कहना ये मामा है कुल, कि आज जो राहुल देश गांधी की का मामा कुल इकोनॉमी है, ठीक मुसोलिनी का नहीं कुल है, है, और इनके कारण नाना से मुसोलिनी की नौकरी किया आज करते ये थे। तो पार्लियामेंट फांसीवाद भवन जो आपके का रक्त में है, शिलान्यास तो कर दिया, कोई लोकतंत्र ठीक है, मैं अब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी है एक दूसरे पर बोल बोल के, इसलिए मैं शांतनु के पास चलता हूं। शांतनु बताइए, माजिद हैदरी के इस तर्क से आप कितना सहमत है कि भूमि पूजन शब्द का इस्तेमाल करना देश के सेक्युलरिज्म के खिलाफ है? और वाकई ये सेक्युलरिज्म की नई परिभाषा मुझे देखने को मिली। दीपक जी देखिए, इतने दुर्भाग्य की बात है, इतना शुभ दिन है, भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है, उसके एक नई मंदिर का निर्माण हो रहा है, वैदिक मंत्रों के साथ चैंटिंग हो रही है। जैसे आपने कहा, बाकी सारे धर्मगुरु बैठे हैं, बाकी सारे धर्मगुरुओं ने पार्टिसिपेट करा, सबने अपने अपने तरफ से आशीर्वाद दिया, ब्लेस करा। इससे अच्छा भारत की तस्वीर 1 मिनट में नहीं दिख सकती थी। आपने बिल्कुल अच्छा कॉन्ट्रास्ट दिया। उसी समय लोकतंत्र की एक विधा है चुनाव, उसका प्रचार करने गए जेपी नड्डा को गलत अपशब्द कहे जाते हैं, उनकी कार पर पत्थर मारा जाता है, और हैदरी साहब यहाँ बैठ के कहते हैं कि ये सेकुलर नहीं है। इतना शुभ दिन है, सबको आपस में मिठाई बांटनी चाहिए, एक दूसरे को बधाई देनी चाहिए। जितने पैनलिस्ट बैठे हैं सबको एक दूसरे को बधाई देनी चाहिए। कितना माजिद हैदरी, आखिरी सवाल आपसे। भगत सिंह ने देश के लिए जान दी। माजिद हैदरी, आपके लिए एक दर्शक ने शब्द इस्तेमाल किया कि आप जो बता रहे हैं ना, भूमि पूजन शब्द जो है भारत के सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। उन्होंने कहा आपकी विकृत मानसिकता है। देखिए, उनने जिस मानसिकता की बात की, मैं सबों को इस मंच पे याद दिला दूं। आप लोग विवेकानंद जी को याद कर रहे हो, कोई भगत सिंह जी को भी याद करो, जिनने देश के लिए अपनी जान दी, देश की आजादी के लिए जान दी, और आज उनका परिवार भी सरकार के खिलाफ खड़ा है। भारत में क्या नया ब्रिटिश राज कर रहा है यहाँ पे? नया ब्रिटिश राज है। माजिद हैदरी जी रुक जाइए, प्रेम शुक्ला जी आपको जवाब दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, माजिद हैदरी जी आपका वक्त। प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड कंक्लूड कर रहे हैं। क्या भूमि पूजन शब्द का इस्तेमाल करना सेक्युलरिज्म के खिलाफ है? सिर्फ 30 सेकंड। मैं जानना चाहता हूं दीपक जी मैं जानना चाहता हूं, माजिद हैदरी जरा कृपा करके बता दीजिए कि इस देश की संविधान सभा जिसकी आप दुहाई दे रहे हैं, उसके अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तमाम सरकारी भूमि पूजन कार्यक्रमों में 1950 से लगातार उपस्थित रहे। तो ये सेकुलर भारत था कि नहीं? और तब संविधान का अंग था कि नहीं? क्या ये गैर संवैधानिक काम कर रहे थे? क्या संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान की समझ माजिद हैदरी नाम के अक्ल से पैदरी व्यक्ति से कम थी? पहले पुरानी बात छोड़ दिया। ठीक है, मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास देश की बहस में आज के लिए वक्त इतना ही है। लेकिन अब वो सवाल जिसकी चर्चा, आज का सवाल हम आपको बता दें, फिर एक नए सवाल की बात करूंगा। क्या बीजेपी के 24/7 पॉलिटिक्स का विरोधियों के पास जवाब है? हाँ कहते हैं 15%, नहीं कहते हैं 85%। और अब एक दूसरे सवाल पर चर्चा।
जिसके बारे में आज देश बात कर रहा है। क्या सचमुच कुतुब मीनार के नीचे 27 मंदिरों के अवशेष हैं? आज भी क्या ऐसा है? क्या सही में दिल्ली के मेहरौली में मौजूद कुतुब मीनार कैंपस में भगवान की मूर्तियां आज भी हैं? पूरा मामला कोर्ट में सबूत और गवाह के साथ पहुंच गया है, लेकिन इस बीच कुतुब कैंपस से सबसे बड़ा सबूत कोई उठा ले गया है। पूरी खबर का हमारे रिपोर्टर ने इन्वेस्टिगेशन किया है, हमारी रिसर्च टीम ने पूरी मेहनत की है। आइए हम आपको दिखाते हैं नेशन इन्वेस्टिगेशन में, ब्रेक के बाद। कुतुब मीनार के नीचे 27 मंदिर, भारी हड़कंप, होगा कुतुब मीनार का अंत। नेशन इन्वेस्टिगेशन आपके सामने 100% सच, रात 9:58 पर